नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की आगामी 2023 चुनाव की हो रही तैयारियों की। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है, पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं और तैयारी जोरों पर है। इसी तारतम्य में पद ग्रहण करने ठीक 19 दिन बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा राजधानी पहुंची हैं और सुबह से लगातार मैराथन बैठक ले रही हैं। बैठक में सीएम बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। संगठनात्मक कार्यक्रमों, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी, बूथ पुनर्गठन का विस्तृत पर चर्चा की गई। सरकार में मंत्री अमरजीत भगत से जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य करने की योजना बनी है। भारत सरकार की नाकामियों को लेकर भी लोगों को बताने की चर्चा हुई। आरक्षण पर जो बीजेपी और राजभवन का नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है, उसको लेकर भी आगे बढ़ने की नसीहत कार्यकर्ताओं को दी गई है। उधर बीजेपी भी तैयारियों में पीछे नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह का ये कहना है कि 4 सालों तक कांग्रेस मिलजुल कर काम नहीं कर रही थी। कुमारी सैलजा सबको ठीक करने आई हैं। स्वास्थ्य मंत्री का बयान पहले ही आ चुका है कि वो अपना निर्णय खुद करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 3-4 महीने में अपना भविष्य का निर्णय करेंगे। उधर अजय जामवाल बस्तर के दौरे पर रहेंगे, जो प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। कुल मिलाकर आगामी 2023 चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस चुनावी मूड में है। अभी से दोनों पार्टियां अपनी अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। में अगला चरण जो है भारत जोड़ो का, हाथ से हाथ जोड़ो, उसको हम कैसे जन जन तक लेकर जाएं, उसके बारे में 19 तारीख को प्रदेश की मीटिंग हो चुकी है, रूट बन चुके हैं और 26 जनवरी से अगले 1-2 महीना में हम हर बूथ तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, उसकी पूरी रूपरेखा बना ली गई है। इसके अलावा कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, क्योंकि अभी हमारी पार्टी के चुनाव हुए हैं और पार्टियों में तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव होते हैं। हमारे नए अध्यक्ष बने हैं श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, पहली बात तो ये है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 4 साल तक मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे। सैलजा जी आ गई हैं तो उनको बैठा दी हैं और सबको ठीक करने के लिए आई हुई हैं। अब शायद कल से वो मिल के काम करेंगे, क्योंकि श्रीदेव जी का बयान आ चुका है कि वो अपना निर्णय खुद करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले 3-4 महीने में अपने भविष्य का निर्णय करेंगे और फैसला करेंगे। उसमें अकेला श्रीदेव ही नहीं है, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। दोनों को आपने सुन लिया। 2 खास मेंबर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता KS चौहान है और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हैं। आप दोनों का स्वागत है बड़ी बहस में। सबसे पहले अंशुल मिश्रा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को क्या मिलेगा जनता का साथ? कई सारे मुद्दों को लेकर आप लोग चल रहे हैं, सरकार आपकी है, रिपीट करने के मूड में है, लेकिन साथ कितना मिलेगा? क्योंकि बीजेपी बड़े गंभीर आरोप इस बार आपके संगठन के ऊपर लगा रही है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि सबको ठीक करने आई है कुमारी सैलजा। महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और आपको भी प्रणाम करता हूं। और मैं थोड़ा सा आज आपसे
गैर राजनीतिक बात करना चाहता हूं, एक जनता जनार्दन के नजरिए से बात करना चाहता हूं। आपने दोनों बाइट चलाई, कांग्रेस के पक्ष की भी चलाई और बीजेपी के पक्ष की चलाई। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने यह कहा कि हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम करेंगे, जो हमने पिछले 4.5 वर्षों में काम किया है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो हमसे अच्छा काम हुआ है वह पहुंचाएंगे, जो हमसे चूक हो गई वो हम जनता से बात करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पे जो आज राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है, एक भी नेता, वरिष्ठ नेता बीजेपी का राजभवन के बाहर खड़े होकर यह नहीं कहता कि आरक्षण के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, हम ये सब काम करेंगे, हम ये कह रहे हैं। और बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी यह कह रही है कि संगठन में क्या चल रहा है। तो जब संगठन के ऊपर सत्ता लोलुप हो जाती है तो यह समझ लेना चाहिए कि विपक्षी दल का जो नेता होता है वह कहीं ना कहीं नस्त नाबूद हो जाता है। तो इसी से मैं बार बार यह कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं पता। और दूसरी बात, मैं उनको बहुत देना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं महोदय, वो दूसरों के घर में झांका नहीं करते। पहले आप अपना घर संभालिए। हमारा घर जैसा है, जो भी है, आज हम 65 सीटों के आसपास काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और शौर्य की बात मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ मातारी के लिए महोदय, और कुछ नहीं हो सकती। के चौहान साहब, पहला रिएक्शन आपका। सर, आप तो कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तो अंशुल मिश्रा जी ने आप ही के संगठन को घेर लिया। गुप्ता जी, संगठन में कौन है और उसका क्या रिलेशन है छत्तीसगढ़ की जनता से? तो ये बता दूं कि अगर वो सरकार में नहीं होते, अगर वो जनप्रतिनिधि नहीं होते और उसका असर संगठन में जो लड़ाई हो रही है इनकी, ये भारत जोड़ो यात्रा बनाते हैं, कभी ये हाथ जोड़ो यात्रा बना रहे हैं। अरे पहले दिल से दिल तो जोड़ लो, और आप बूथ लेवल को क्या ठीक करते हो, पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को तो ठीक कर लो। इसका असर जनता पे पड़ता है। अब तो सब ठीक ठाक है सर। आप नहीं, मैं बता रहा हूं ना परागी, कैसे ठीक ठाक है? अभी 2 दिन पहले ही तो स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया था कि मैं अनिश्चित हूं, और ये वो तो बेचारे बोल दिए, कुछ छुप जाते हैं और कुछ छप जाते हैं। तो छपने वाले तो हमारे सामने आ गए, छुपे वाले अभी सामने नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि इसका असर, हाँ, आपके संगठन में कुछ भी चले, हमारे को क्या लेना देना है कि नहीं? आपका संगठन आपका है, लेकिन जब वो संगठन की लड़ाई, जब वो नेताओं की लड़ाई जनता के ऊपर प्रभाव डालती है, उनके काम के ऊपर प्रभाव डालती है। आज स्वास्थ्य विभाग में जो भी काम कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम किसके निर्देश को पालन करें। आज जो पुलिस महकमा है, गृह मंत्रालय है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके आज्ञा का पालन करें। वो जो ट्रांसफर होते हैं, उसमें ट्रांसफर में पता ही नहीं चलता है, गृह मंत्री को पता ही नहीं चलता है, वो ट्रांसफर जब हो जाता है उसके बाद पता चलता है। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आप करिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लड़ाई का जो असर आता है वो जनता पे आता है, और जनता की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इस वजह से क्यों आपके से असंतोष है, क्यों आपसे आक्रोशित है? अभी 2 दिन पहले ही आपकी आम सभा में लोगों ने नारेबाजियां लगाई। ऐसा पहला मुख्यमंत्री देखा है जिसके सामने ऐसे नारेबाजियां लगाई गई। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या हो गई है कि एक घर है, तो घर है वो, उसमें जो अपने अपने खुद के कमरे हैं ना, उसको सजाने में लगे हुए। सिंहदेव जी अपने सजाने में लगे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने सजाने में लगे हैं, दूसरे नेता अपने सजाने में लगे हैं, लेकिन घर जो है वो जर्जर हो रहा है। और वो घर जर्जर जो हो रहा है, उसके कारण वो दूसरों पे, मतलब झोपड़पट्टियों पे टूट के मत गिर जाए, इसकी चिंता कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये आम जनता की जो आवाज है, आम जनता की जो परेशानियां हैं, उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे कुछ ठीक से। आप स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं चला पा रहे, पुलिस विभाग नहीं चला पा रहे, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है। ये मेन कारण है, इस वजह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला है। ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा। अंशुल जी, आपकी बातों को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सवाल लेकर आऊंगा। अंशुल जी बोलिए आप।
महोदय गुप्ता जी, इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि पहले दिल से दिल तो जोड़ लीजिए। तो दिल से दिल का ये तो नाता है, जब ही तो हम आज सरकार में है और जो कुशासन हमने 15 वर्षों का भूखा है, आज सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। ये दिल की बात हो गई। हाँ, अब लड़ाई की बहुत उम्दा बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि लड़ाई क्या होती है। जो लोकतंत्र विधि को मानते नहीं है ना, जिसका लोकतंत्र से सरोकार नहीं रहता ना, वो अपनी बात रखने के तरीके को लड़ाई की परिभाषित कर देते हैं। उसको लड़ाई का चूल्हा नहीं कहा जाता। अगर मेरे मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और अगर हम किसी से कह रहे हैं तो उसे लड़ाई कहना नहीं कहते महोदय। यह लोकतंत्र में अपनी बात को रखना होता है। वो बात अलग है कि बीजेपी के पास लोकतंत्र को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। लोकतंत्र की किस प्रकार से वह हत्या रोज रात में करती है, रोज दिन में करती है, वह एक बात अलग है। वो रात गुजर जाएगी, वो बता दूंगा। हाँ, और आपने एक पहला मुख्यमंत्री देखा है जिसमें नारे लग रहे हैं, बहुत उम्दा बात है। तो थोड़ा सा संज्ञान आपको सत्यता की ओर ले जाना चाहता हूं कि देश ने पहला उप मुख्यमंत्री भी ऐसा देखा है कि उनके मंच पर लोगों ने खड़े होकर भूपेश बघेल जी जिंदाबाद के आप ही के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। पहला मुख्यमंत्री उन्होंने देखा है महोदय। तो पहले थोड़ा सा सत्यता को ज्ञान कर लीजिए। अब तीसरी बात बहुत मुख्य तरीके से इन्होंने कही कि किसी भी मिनिस्ट्री को यह पता ही नहीं होता है कि ट्रांसफर कब हो जाती है। छद्मवाद की राजनीति करना महोदय छोड़िए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्यवाद की राजनीति करना चालू करिए। जो शासन का काम होता है ट्रांसफर करना और ना करना, वह शासन का काम होता है। और प्रशासन का काम जो होता है उसके ऊपर संतुलन बनाए रखना। तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप इस वाले बयान पर कायम है तो आपका वही बयान झूठा हो जाता है कि ट्रांसफर खोरी चल रही है, नेता चकोरी चल रही है, चंदा चकोरी चल रही है। तो ब्रजमोहन जी से कह लीजिए कि आपने जो बयान दिया है उस पर ब्रजमोहन जी महोदय माफी मांग लें, क्योंकि ब्रजमोहन जी तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि ट्रांसफर खोरी चल रही है और आप हमसे आरोप ही नहीं लगाने देते हैं। आप तो यह सीधा सीधा कह देते हैं कि ट्रांसफर चकोरी चल नहीं रही है। तो महोदय पहले आप और ब्रजमोहन जी बैठ कर तय कर लीजिए। हालांकि आपके दिल मिले ना मिले हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें यह फर्क पड़ता है कि संगठन कितना मजबूत होता है, कैसे काम करता है। हमें सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि जो हमने योजनाएं बनाई हैं वह जनता जनार्दन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। छाती चौड़ी करके गर्व के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ मतारी का हर एक बच्चा आज खुशहाली की ओर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ताओं, बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, जहां रोना चाहिए वहां अंचल मिश्रा जी, संगठन को एकजुट कैसे करेंगे? बीजेपी का सबसे अहम सवाल यह है, क्योंकि अब मैं नाम किसी नेता का नहीं लूंगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं आप लोग सुनते भी, देखते भी, उन पर रिएक्ट भी करते हैं। जी, बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप जो है वह बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी को संगठन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मैंने बीजेपी से फिर से कहा और फिर से कह देता हूं कि हमारा घर जो है वो हमारे घर में रहने दीजिए। आपको जो करना है आप वह कर दीजिए। आप जनता जनार्दन पर आइए। आप मुझे यह बताइए कि पिछले 4 वर्षों में आप जमीन पर कितने उतरे। आप मुझे यह बताइए जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर आप कितना उतरे। आप मुझे यह बताइए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का जिस हुक्मरान ने वादा किया था उसके खिलाफ में आप कब उतरे। महंगाई को लेकर आप जमीन पर कब उतरे। आप इन मुद्दों पर बात करिए। कांग्रेस के परिवार में क्या हो रहा है उस पर बात मत कीजिए। कांग्रेस के परिवार के लिए हम जैसे युवा नेता सक्षम है। कांग्रेस एक माला है जो लोकतांत्रिक माला है, जिसमें एक से एक मोती पिरोए हुए हैं। तो उस मोती की चिंता बीजेपी जैसे काले कोयले वालों को करने की आवश्यकता नहीं होता। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया कर आप सुनिए। मैं आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलने का मौका दूंगा। तो जो हमारे मोती हैं आप उस पर नजर ना लगाएं। आपके जो जनता जनार्दन के मुद्दे हैं, जो मोदी जी भ्रामक स्थिति फैलाए बैठे हुए हिंदुस्तान में, उसको लेकर आप जनता जनार्दन के समक्ष जाइए महोदय, तब आपको सत्यता पता चलेगी। जो मोदी जी रोक देते ना सेंट्रल पूल में चावल, उसको लेकर जनता जनार्दन के बीच में जाइए। जो जनता जनार्दन को पिछले 15 वर्षों का 700 रुपए लेना है उसको लेकर आप जाइए। जो आपने बिजली के बिल कोयला का खेल खेल कर बढ़ाया है उसको लेकर आप जाइए। सर सत्यता पर जाइए। मुस्कुराहट एक दुआ है, लिया कीजिए, दिया कीजिए। लगता है आप सीख गए हो महोदय। चलिए चौहान साहब। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं चावल की बात करना चाहूंगा। जो चावल का ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने धान खरीदा, हमने चावल खरीदा, तो अरे हम ढिंडोरा नहीं पीट रहे, मोदी जी ढिंडोरा पीट रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है सर, आप ही बोल रहे हैं। तो सच बोलिए ना साहब, बोलने दीजिए। सच बोल दीजिए, सच बोल रहा हूँ। तो मोदी जी का नाम लीजिए। तो मोदी जी मेरी पार्टी में कब आ गए साहब? ये नहीं, मोदी जी मेरी कांग्रेस में कब आ गए? मैं बोल रहा हूँ ना, वो देश मोदी जी मेरे इनको बताइए। वही तो कह रहे हैं कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरी पार्टी में नहीं आए, कांग्रेस में नहीं आए। मोदी जी एक एक करके हम नहीं लेंगे।
चौहान साहब बोलिए। आपको मैंने बोलने नहीं दिया। गुप्ता जी, अब गुप्ता आप- जी, गुप्ता जी, अंशुल गुप्ता, जी, एक सेकंड, आपको बोल दिया, 5 सेकंड, बोलने 5 दीजिए। सेकंड, 5 हाँ, सेकंड ले रहा हूं आपका बोलो, समय, आप मेरा ले लीजिए। 5 सेकंड ले रहा हूं। बोलो। आदरणीय मोदी जी कांग्रेस पार्टी में नहीं आए हैं। मोदी जी यह कहते हैं कि हम उसला चावल नहीं लेते, यहाँ कौन सा ढिंढोरा मैं पीट बता रहे रहा हैं? हूँ, सत्यता पर रहिए। चलिए चौहान साहब आइए बताइए, पॉइंट अब पर बताइए। आइए। सत्यता पे ही आप ऊपर बताइए। है गुप्ता जी, जो ये चावल की बात बोल रहे हैं ना, तो 60 लाख मैट्रिक टन कौन चावल ले रहा है यहाँ से? तो वो मोदी जी ही ले रहे हैं, एफसीआई ले रही है, भारत और सरकार उसके ले बाद रही है, मैं भारत बता रहा हूँ, सरकार ले मैं बता- रही अब है। फिर चलिए, से अरे फिर से आप बोलने अंशुल जी मोदी जी प्लीज कहा थोड़ा लेंगे सा सर। दरख्वास्त कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए बोलने समय लग जाया गए। हो रहा है ऐसे। प्लीज एक बार पूरी कर रहे हैं चौहान साहब अपनी बात, फिर मैं आऊंगा आपकी क्या बात। है, इनको अपनी बात सही मुद्दे पे करनी नहीं है, और सही चलिए, सही पॉइंट पर मुद्दे पे आइए, बोल चौहान रहे हैं, साहब। उसकी बात अरे अब सुननी नहीं बोलिए है। साहब। दूसरी 53 करोड़ 700 का मोदी सरकार ने चावल खरीदा है, और 11 लाख 280 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने पैसा लगाया है। अब आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि चावल हमने खरीदा। ये आंकड़े हैं, ये चावल की बात बोल रहे हैं, चावल से मैं बात चालू कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये बोल रहे थे कि हमारे संगठन में तो कोई लड़ाई नहीं है। हमको संगठन में, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि संगठन की कोई लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो संगठन की लड़ाई जब जनता के लिए भारी पड़ जाती है ना, तब हमको बोलना पड़ता है। हेलीकॉप्टर की लड़ाई भूल गए क्या आप राजीव भवन में जब कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई हो रही थी मोहन मरकाम के सामने, वो लड़ाई भूल गए क्या? आपके केंद्रीय मंत्री आते हैं और मंच पे ही माइक की लड़ाई होती है आप लोग के पदाधिकारियों के बीच में। वो सर, लड़ाई हमारे भूल गए कौन क्या से आप? केंद्रीय मंत्री है और साहब? केंद्र में आपकी सरकार है। गुप्ता जी ये क्या हो गया एक इनको? मिनट, मेरे एक कौन से मिनट, केंद्रीय मंत्री है? एक मिनट, चलिए अरे एक बार महोदय, कंप्लीट कर लें, फिर मैं आ रहा हूँ। अंशुल जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। हाँ। और जब कुर्ता फाड़ने वाली लड़ाई वो भूल गए क्या आप? तो क्या है, बौखलाए मत, और अपनी जो लड़ाई है ना उसको एक्सेप्ट करें। सबसे पहले तो बौखलाए मत। ये बौखलाने का ही नतीजा होता है कि जो आदमी चुपचाप बैसूना हुआ है उसके बीच में बोलना, ये बौखलाहट होती है, चलिए, और पॉइंट कुछ पर नहीं आइए। होती है। दूसरी बात, हाँ, पॉइंट पे ही हूं मैं, प्रदीप जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो कंसेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमारा कंसेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता से है। छत्तीसगढ़ की जनता जो प्रभावित हो रही है इनके काम से, काम जो इनकी लड़ाई से हो रही है, उसके कारण वो पूरे संभाग में काम नहीं हो पा रहे। और दूसरी बात, ये अभी बोल रहे थे ये सब हो रहा है। अभी आप उप सचिव को तो कर नहीं पाए। उप सचिव बेचारे पता नहीं क्यों कौन से कहाँ हैं आपके, जिसके कारण आपका सरकार चल रही थी और आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने उप सचिव को तो बचाइए। आप उप सचिव क्या क्या बोलेंगे वो पता चलेगा। अभी आप खुद बैकफुट में है और दूसरों को बोलते हैं। अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसका असर किस पे आएगा? इसका असर आएगा जनता पे। जनता की आवाज कौन है? भारतीय जनता पार्टी। वो जनता की आवाज ही बोल रही है, क्योंकि जनता के जो प्रश्न हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही तो बोलेगी, और कौन बोलेगा? ठीक है, ये जी ठीक है सर। एक बड़ा अहम सवाल, और इस समय छत्तीसगढ़ में चर्चा का केंद्र भी है, राजनीति का केंद्र भी है, आरक्षण। अभी आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बीजेपी राजभवन के साथ मिलकर जिस तरीके की पॉलिटिक्स आरक्षण पर कर रही है वो ठीक नहीं है। उसको क्लियर क्यों नहीं कराते आप लोग? एक बात मैं पूछना चाहता हूं। राज्यपाल जो हैं वो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं? कांग्रेस तो कह रही है मतलब सर, संविधान के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस का आरोप है। दूसरी, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से ही पूछ रहा हूँ, और अपनी बातें व्यूअर्स तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये व्यूअर्स को डिसीजन लेने दीजिए। हम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? और दूसरी बात, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की हर विधायक ने विधेयक बिल में साइन किए हैं और उनको वहां पर जाने में सहयोग दिया है। अब जाके राज्यपाल संविधान के हिसाब से ही वो निर्णय लेंगी, वो आर्टिकल 200 के हिसाब से। वो मैं आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो कहा कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि राज्यपाल सवाल लिख कर दें और हम उनका जवाब दें। हमने फिर भी किया। भूपेश बघेल जी को ये पता ही नहीं है कि आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 200 में पढ़ना चाहिए पहले उनको कि आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति से वो विचार विमर्श करने के बाद वो अपना निर्णय ले सकती हैं। और
ये नहीं पता है कि इतने दिन में ही निर्णय लेना है, ये ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। विचार विमर्श करने के बाद वो निर्णय लेंगी। और किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होती है राज्यपाल। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप ये बताइए कि उन्होंने जो भी 10 प्रश्न पूछे हैं, आप 10 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसमें से एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि उसमें से एक प्रश्न यह है कि कोई भी निर्णय, कोई भी विधेयक पास करने के पहले कोई बिल समिति गठित की जाती है और उस समिति की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। तो आपने समिति तो बनाई नहीं है, तो आपने आनंद फानंद में बनाया, विशेष सत्र बुलाया, क्योंकि वो अवैधानिक भी था। क्यों अवैधानिक क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित। इस वजह से आपने सिर्फ भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए जनता के सामने धूल झोंकने के लिए ये सब चीजें की। अब क्या होता है? अब आप बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करिए, आप अपना ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं। 58% तो आप बचा नहीं पाए, 76% का आप बोलते हैं कि चलिए अंशुल मिश्रा जी, बेबुनियाद आरोप। ठीक है, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए बहुत जल्दी से। 10 सेकंड। मेरा ये बोलना है कि आपने खुद एक केपी खांडे जी को और शुक्ला जी को वहां पर याचिका दायर करवाई आरक्षण के खिलाफ, और उसको पुरस्कृत किया गया। एक को राज्य मंत्री बना दिया गया, एक को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, और आप आगे चल के ये मामले को पेंडिंग रखना चाहते हैं। चलिए मैं जवाब, ठीक है चलिए, बस चूंकि समय कम है, अंशुल जी बहुत संक्षेप में रखेगा। ये आरोप जो आपके हैं बेबुनियाद हैं। आर्टिकल मुख्यमंत्री जी को नहीं पता 200वां, तो मैं ये सोचता हूं कि बीजेपी को पता होगा, आदरणीय राज्यपाल महोदया को पता होगा, राज्यपाल महोदया को भी पता होगा, उनने पढ़ा भी होगा। बिल्कुल पढ़ा होगा ना। तो जब उनने पढ़ा होगा तो फिर ये वो क्या कहती है, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होके वो यह क्या, अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? सुनो तो, रो मत, सुन तो लो। अगर आप रोना बोलते हैं तो आप रो रहे हो, आप सुन तो लो, पहले प्रश्न तो सुन, क्यों रो रहे हो? चलिए शिवान साहब प्लीज अंशुल जी को सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि समय बहुत कम है। रो रहे हैं गुप्ता जी, बैठिए धैर्य, ठीक है गुप्ता जी इनको क्या हो गया, रो रहे हैं ये? चलिए चौहान साहब, पारिवारिक लड़ाई से बहुत जल्दी से वेट में रख देते हैं, थोड़ा धैर्य, चलिए बहुत जल्दी से सर। ठीक है, हो गया सर, प्लीज ठीक है सर। अरे जो है ना, देखिए सुन लेते हैं ना अंशुल जी को। मुद्दे पर आता हूं। अरे जनता जनार्दन का समय कीमती है साहब, और मैं आपको बताता हूं, समय नहीं है, अगर आप आरक्षण के समर्थन में है तो कृपया कर के.एस. चौहान जी मुझे ये बता दे कि वो राज्यपाल महोदय के समक्ष कितने बार खड़े हुए हैं। एक बार के.एस. चौहान जी मुझे यह भी बता दें कि राज्यपाल महोदया के समक्ष वो कितने बार खड़े हुए हैं, विधायक कितने बार खड़े हुए हैं, कितने बार खड़े हुए हैं? भेज दिया। तो विधेयक तो आप असंवैधानिक मान रहे हैं ना, आप तो विधेयक को असंवैधानिक मान रहे हैं, आप तो विधेयक को असंवैधानिक मान रहे हैं। ठीक है, आपके विधायक चलिए काम आज समय इतनी इजाजत दे रहा है सर। आप सुनिए, संविधान का रहेगा। सर आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2023 को लेकर दोनों दल तैयार हैं और आरक्षण पर भी पॉलिटिक्स खूब छत्तीसगढ़ के अंदर आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दे और दोनों की तैयारियां हैं। देखना होगा आगे और क्या देखने को मिलेगा रणनीति में, प्लानिंग में। नमस्कार।